मित्रों नमस्कार, मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल। और आज हम एक ऐसे इशू को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जो सबसे अधिक चर्चा में है। तो करंट के सेक्शन में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये पूरे देश में आने वाले कई महीनों तक ये चर्चा में ये विधेयक रहेगा और सदन में भी इस पर काफ़ी हो हंगामा हुआ। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने विगत 20 अगस्त को लोकसभा में 3 बिल प्रस्तुत किया, यानी 3 विधेयक लेकर आए वो। ओके, उसमें से एक संविधान संशोधन विधेयक था जो कि 130वां 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 130वां संविधान संशोधन विधेयक। ओके, थोड़ा सा बस यहाँ पर और कुछ बातें समझ लीजिए। ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक था, यानी अब तक कुल 130 टाइम्स 130 बार भारत के संविधान में संशोधन का प्रयास किया गया है। लेकिन हर बार जब भी प्रयास किया गया तो ऐसा जरूरी नहीं कि संविधान संशोधन हो गया हो। तो एक्चुअली 106 टाइम्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है। लास्ट टाइम अंतिम बार अगस्त 2023 को अंतिम बिल जो कि विधेयक की शक्ल ले पाया वो नारी वंदन अधिनियम था, यानी नारी वंदन एक्ट, जिसके जरिए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों पर रिजर्वेशन देने यानी आरक्षण देने का प्राविधान किया गया। अब यदि ये विधेयक यानी 130वां संविधान संशोधन 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर ये पास हो जाता है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति के पास से भी ये पारित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी दशा में ये 107th एक्ट बनेगा, 107वां संविधान संशोधन अधिनियम बनेगा या बनने की संभावना है। अब क्या होगा ये भविष्य बताएगा, हमें उस पर कोई भविष्यवाणी नहीं करनी है। हाँ, इतना जरूर है कि संविधान संशोधन से जुड़े हुए जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, हमें उन पर भी चर्चा कर लेना चाहिए इसी के साथ साथ। और दूसरी चीज, ये बिल जो 3 बिल आए वो 3 बिल क्या क्या हैं, तो पहला बिल मैं आपको बता चुका 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। ओके, दूसरा बिल जो है वो दूसरा बिल है केंद्र शासित प्रदेश विधेयक यानी यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल है 2025। और थर्ड बिल है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक यानी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन विधेयकों का यानी ये जो बिल लाए गए, इन बिल्स का ऑब्जेक्ट क्या है। इसका उद्देश्य है राजनीति में शुचिता यानी स्वच्छता, नैतिकता, इनको बढ़ावा देना। ओके, क्या प्रोविजन किया गया है, इसमें जो प्रोविजन किया गया उसको हम 2 सेक्शन में बांटेंगे। पहला प्रोविजन किया गया है केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए। तो प्रोविजन क्या है कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, चाहे वो डिप्टी मिनिस्टर हो, कोई भी मंत्री यदि 5 साल या उससे अधिक सजा वाले किसी अपराध में आरोपी हो और न्यायालय द्वारा उसे हिरासत में रखा गया हो, जेल भेजा गया हो, तो ऐसी स्थिति में 30 दिन तक, अधिकतम 30 दिन तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। ओके, जेल से वो अधिकतम 30 दिन तक सरकार चला सकता है। ओके, अगर 30 दिन के भीतर जिस राज्य का वो मंत्री है उस राज्य का मुख्यमंत्री यानी उस राज्य का सीएम, या अगर वो
केंद्र का मंत्री है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री, ओके, जैसी भी स्थिति हो। मुख्यमंत्री हो तो राज्यपाल से, और प्रधानमंत्री हो तो राष्ट्रपति से उसे हटाने की सिफारिश करेगा। और अगर सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को संबंधित जो भी स्थिति बन रही है उसमें वो मंत्री पद से हटा हुआ माना जाएगा। अगर ऐसा केस उत्पन्न होता है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को हटाने की सिफारिश, यानी उस मंत्री जो आरोपी मंत्री है, जो जेल में रह करके मंत्रालय चला रहा है, उस व्यक्ति को हटाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति या राज्यपाल के सामने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में 31वें दिन वो स्वतः ही अपने पद से हट जाएगा। ये तो हुआ इस विधेयक का पहला पोर्शन। सेकेंड पोर्शन क्या है कि यदि वो मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री हो, यानी संघ सरकार में वो प्राइम मिनिस्टर हो, या किसी राज्य में वो मुख्यमंत्री हो, किसी राज्य में मुख्यमंत्री हो, ऐसी स्थिति में 30 दिन के भीतर अगर उसने रिजाइन नहीं किया, 30 दिन के भीतर उसने त्याग पत्र नहीं दिया, तो 31वें दिन उसका पद स्वतः ही रिक्त मान लिया जाएगा। ओके, पर्पज क्या है? पर्पज है यही, पर्पज इसका उद्देश्य यही है कि ये एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में ये शोभा नहीं देता कि कोई भी व्यक्ति जेल से सरकार चलाए। जैसा अभी आपने पीछे कुछ दिन पहले देखा कि दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 6 महीने तक जेल से सरकार चलाई। तो क्या ये शोभा देता है? क्या ये अच्छा लगता है? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, या मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, या मुझे बहस करने का कोई हक या अधिकार नहीं है। लेकिन आप खुद ही सोचो कि कोई टीचर आपको पढ़ाने आता हो, कहां से? जेल से, भले ही वो आरोपी हो, तो क्या ये शोभनीय है? कोई जो डॉक्टर आपका इलाज करने आता हो, कहां से? जेल से। जेल में वो आरोपी है, किसी ऐसे गंभीर अपराध में वो आरोपी है और जेल में वो बंद है, और वहां से आपका इलाज करने आता हो, तो क्या ऐसे डॉक्टर से आप इलाज कराओगे? क्या ये शोभनीय है? अगर टीचर के केस में ये शोभनीय नहीं है, अगर डॉक्टर के केस में शोभनीय नहीं है, तो एक राजनेता के तौर पर यह कैसे शोभा देता है कि जो देश चलाने वाला प्रधानमंत्री है या किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो जेल से सरकार चलाए? ये कहां शोभा देता है? तो भाई इस तर्क के आधार पर मैं इस बिल का या इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कई सारे और इफ बट्स हैं। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि विभिन्न राज्यों में विपक्षी पार्टियों की जो सरकार है उसको गिराने का ये एक तरीका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंफ्यूजन में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। कहने का मतलब ये है कि ये बिल जो है वो सांसदों की संसद की सदस्यता या विधानसभा सदस्यों की सदस्यता नहीं समाप्त कर रहा है। इस बिल को, इस विधेयक को सरकार के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। सपोज कर लीजिए कि ये बिल पहले बन चुका होता तो सिर्फ इतना होता कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार नहीं चला पाते, वो स्वतः ही उनका पद रिक्त हो जाता, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रहती और आतिशी मार्लेना जो बाद में मुख्यमंत्री बनी वो पहले ही मुख्यमंत्री बनकर काम करती रहती। देखिए इस बिल की, इस विधेयक को लाना, इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना ही शायद शोभनीय नहीं है। क्यों नहीं शोभनीय है? क्योंकि हमारे जो माननीय हैं, हमारे जो आदरणीय हैं, उनकी नैतिकता, उनकी मर्यादा यहाँ तक गिर गई है कि वो जेल जाने के बाद भी रिजाइन नहीं करते हैं। तब आवश्यकता है कि जबरदस्ती उनसे उनका ये पद छीना जाए, क्योंकि किसी को भी हक नहीं है कि लोकतंत्र की मर्यादा को, लोकतंत्र की गरिमा को वो तार तार करे, भारतीय संविधान की गरिमा को वो तार तार करे। कोई ऐसा ना करने पाए, इसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। ओके, तो अब
इन बातों के अलावा हम आगे देखते हैं कि संविधान में संशोधन कैसे होता है, थोड़ी सी इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब ये बिल पास हो जाएगा तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल से संबंधित प्राविधान दिए गए हैं, उसमें संशोधन होगा और साथ ही साथ अनुच्छेद 164 में भी संशोधन होगा। अच्छा, कई बार इस पर भी ऐसा बोला जा रहा है कि ये बिल लाने से पहले राज्यों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। तो मेरा ये कहना है यहाँ पर कि कोई भी बिल जब संसद में आता है, आज तक कभी ऐसा नहीं रहा है इतिहास में कि संसद में कोई भी बिल आया हो, कोई भी विधेयक आया हो तो राज्यों से सलाह मशविरा किया गया हो। कई बार ऐसा इसके पीछे कहा जा रहा है कि ये संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी प्रोसीजर है, संविधान संशोधन की जो भी प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये विधेयक लाया गया है और संविधान की जो व्यवस्था है उसके अनुसार हमारा जो संसद है, हमारा संसद 2 सदनीय है। उसमें एक सदन लोकसभा है, दूसरा सदन राज्यसभा है। राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अगर कोई भी संविधान संशोधन विधेयक या कोई भी विधेयक राज्यसभा से पारित होता है तो इसका मतलब होता है कि राज्यों के प्रतिनिधि ने या राज्यों के प्रतिनिधियों ने उस विधेयक को अप्रूव किया। यानी किसी भी विधेयक में, किसी भी बिल में, अगर वो मनी बिल नहीं है तो, वो धन विधेयक नहीं है तो, किसी भी विधेयक में संघीय ढांचे की मर्यादा को पूरी तरह से बरकरार रखा जाता है। तो संघीय ढांचे पर ये कोई अतिक्रमण नहीं है। हमारे विपक्ष के जो लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम मध्य युग में पहुंच गए हैं जहां राजा का शासन चलता था। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये राजनेताओं की बोली है, ये राजनेताओं की भाषा है। लोग अलग अलग शब्द दे करके ऐसे नैरेटिव गढ़ते हैं जिससे कि आम भोली भाली जनता वो इनके नैरेटिव के जाल में फंस जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस विधेयक में वो सारी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है जो संविधान में संशोधन करने के लिए जरूरी है। तो अब तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं वो जिन प्रोसीजर्स के तहत हुए हैं, उसी प्रोसीजर के तहत ये 130th अमेंडमेंट बिल भी लाया गया है। ओके, यहां कोई अतिक्रमण जैसी चीज, राजशाही जैसी चीज, ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर ये राजशाही है तो अब तक 60 सालों से जो चल रही थी उसे भी राजशाही ही कहा जाएगा। आगे चलते हैं। आर्टिकल 75 याद रखना है आपको, इसमें प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल, और आर्टिकल 164 में राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की चर्चा की गई है इन्हीं दोनों अनुच्छेदों में। इसके साथ साथ 239 AA इसमें दिल्ली सरकार और 239 A इसमें संघ शासित जो क्षेत्र हैं। संघ शासित क्षेत्र कौन से संघ शासित क्षेत्र हमारे देश में? दिल्ली के अलावा, इस दिल्ली के अलावा 2 संघ शासित क्षेत्र और हैं। उनमें एक पौंडचेरी है और एक जम्मू कश्मीर है। इन दोनों संघ शासित क्षेत्रों में भी विधानसभा और जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। तो उनसे जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 239A। ओके, तो इन अनुच्छेदों में संशोधन होगा। अब आगे देखते हैं कि संविधान में संशोधन किस प्रकार होता है। संविधान के संशोधन से जुड़ा हुआ जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में दिया गया है। आर्टिकल 368 में यानी अनुच्छेद 368 में टोटल 5 सबसेक्शंस हैं। कुल 5 खंड हैं जिनको ऐसे लिखा जाता है 368(1), 368(2), 368(3), 368(4) एंड 368(5). इन्हीं 5 उपबंधों में, इन्हीं 5 प्रोविजंस में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की यानी पूरे संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया बताई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें ऐसी है। सबसे पहली बात,
तो ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है उसके लिए बिल लाना पड़ता है। विदाउट बिल यानी बिना विधेयक के संविधान में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि संविधान में संशोधन करने की ताकत किसके पास है? तो संविधान में संशोधन करने की ताकत न तो राष्ट्रपति के पास है न प्रधानमंत्री के पास है। संविधान में संशोधन करने की ताकत किसके पास है? संसद के पास है। अब संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए जो बिल लाया जाता है दैट मे बी इंट्रोड्यूस आइदर इन अपर हाउस और इन लोअर हाउस, या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है उसे, या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस यानी किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एक और बात कि दोनों ही हाउसेस से सेपरेटली का मतलब कि यहां पर कोई ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन दोनों सदनों का नहीं बुलाया जा सकता। सेपरेटली यहां से स्पेशल मेजॉरिटी से और यहां से यानी लोकसभा से भी विशेष बहुमत से और राज्यसभा से भी विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब क्या हो गया? विशेष बहुमत में दो बातें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि मोर देन हाफ ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, यानी सदन के कुल सदस्यों के आधे से अधिक, एंड तथा 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2 तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। क्या? दोनों शर्तें एक साथ, मोर देन हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स से ये विधेयक पास होना चाहिए। दोनों ही सदनों से अलग अलग, यानी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद जब ये प्रेसिडेंट के सामने जाएगा तो प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड दिस बिल, यानी राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को होल्ड नहीं किया जा सकता। मीन्स यू कैन से कि राष्ट्रपति इस पर किसी प्रकार का वीटो प्रयोग नहीं कर सकता है। ही इज कंपेल्ड टू गिव हिज असर्शन, यानी उसे इस पर अपनी सहमति देनी ही होगी। तो ये कुछ खास बातें हैं जो इस बिल से संबंधित हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान संशोधन करने के तरीके। संविधान संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है, जिसमें पहला तरीका है, मैं यहां बताऊं तो पहला तरीका है साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा जो संविधान के कुछ अनुच्छेद यानी सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या हो गया? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब हो गया मोर देन हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जो उपस्थित सदस्य हैं और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके आधे से अधिक के बहुमत से कुछ अनुच्छेदों में बदलाव हो सकता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये वाला जो प्रोसेस है, यानी इस कैटेगरी में जितने अनुच्छेद आते हैं कुल 3 अनुच्छेद आते हैं, यानी इस तरीके से साधारण बहुमत से संविधान के 3 आर्टिकल्स में चेंज किया जा सकता है। लेकिन वो प्रोसीजर जो है वो 368 में नहीं बताई गई है, वो प्रोसीजर उन्हीं आर्टिकल्स में ही डिफाइन कर दी गई है। मतलब आर्टिकल में जहां लिखा गया वहीं लिख दिया गया कि साधारण बहुमत से ये किया जा सकेगा। ओके, दूसरा होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इनके विशेष, तो राष्ट्रपति का तो क्या बहुमत होगा, यानी कोई विधेयक लोकसभा में विशेष बहुमत से। जब विशेष बहुमत की बात करता हूं तो एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, क्या? मोर देन हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग विच एवर इज मोर, यानी कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और ये बात बताई गई है आर्टिकल 368(1) में। और इसके बाद कुछ अनुच्छेद भारतीय संविधान के ऐसे हैं
जिनका चरित्र संघीय है, संघीय चरित्र वाले, यानी जिनका ताल्लुक केंद्र के साथ साथ राज्यों से भी है, जो राज्यों के ढांचे को भी प्रभावित करते हैं, राज्य सरकार की शक्तियों को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे जो अनुच्छेद हैं उनमें संशोधन करने के लिए इस स्पेशल मेजॉरिटी के अलावा आधे से अधिक, मोर देन हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आधे से अधिक राज्य विधान सभाओं द्वारा भी बिल अप्रूव होना चाहिए, यानी विधेयक को अनुमोदन मिलना चाहिए। यह कहा गया है आर्टिकल 368(2) में, अनुच्छेद 368(2) में। अब देखें साधारण बहुमत से कौन कौन से संविधान में संशोधन किया जा सकता है या क्या क्या किया जा सकता है। तो साधारण बहुमत से राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। जब कभी भी आप नए राज्य का निर्माण करोगे, मान लीजिए कोई एक राज्य ए है और इस राज्य को काटकर एक नया स्टेट बी बनाया गया, तो संविधान में कहां बदलाव होगा? तो आर्टिकल में शेड्यूल 1 है, अनुसूची 1 है जिसमें राज्यों के नाम दिए गए हैं, और शेड्यूल 4 है जिसमें राज्यों की राज्यसभा में कितनी सीट होगी, यानी राज्यसभा में राज्यों की राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है शेड्यूल 4 में, वहां चेंज होगा। लेकिन उन दोनों जगह चेंज करने के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास होगा उस स्टेट का, उसके साथ ही शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 चेंज हो जाएगा। ये तब हर इस केस में होगा जैसे राज्य का नाम बदला जाता है, राज्य की सीमा बदली जाती है, राज्य का क्षेत्र बदला जाता है। सेकेंड इज आर्टिकल 169। इस अनुच्छेद में क्या है? आर्टिकल 169 में राज्यों में जो अपर हाउस के गठन की बात की गई है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो कि वर्तमान समय में यूपी 1, बिहार 2, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इसके बाद महाराष्ट्र 3, कर्नाटका 4, आंध्र प्रदेश 5 और तेलंगाना 6। ये 6 स्टेट में विधान परिषद है। ओके, यानी इन 6 स्टेट्स में जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधानमंडल है, दैट इज बाई कैमरल, द्विसदनीय है। लोअर हाउस को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। ओके, इन 6 स्टेट्स के अलावा अगर किसी स्टेट में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी हो या जिन 6 स्टेट्स में है उनमें से किसी स्टेट में से लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म करनी हो, उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई हो, उसे निरसित करना हो, उसका उन्मूलन करना हो, तो ऐसा किया जाएगा। ये कहा गया है 169 में, और ये कार्य भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है, बशर्ते कि ये प्रस्ताव ऐसा करने का, यानी विधान परिषद को बनाने या विधान परिषद को समाप्त करने का जो प्रपोजल है, प्रपोजल बार बार मैं बोलता हूं, रिजोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 2/3 मेजॉरिटी से आया हो, यानी 2/3 बहुमत से आया हो। ऐसी स्थिति में यह काम किया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 339A है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। कुछ संघशासित क्षेत्र जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, यूनियन टेरिटरी, और इसके अलावा पौंडीचेरी है, वहां के लिए अलग स्थानीय विधानमंडल या विधान मंत्रिपरिषद दोनों के सृजन से संबंधित है। ओके, इस आर्टिकल में कोई चेंज करना हो तो स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती, सिंपल मेजॉरिटी से ये हो सकता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा आर्टिकल 368(1) यहां से शुरू होता है। इसमें कैसे संशोधन होगा वो आने आपको बता दिया कि टोटल मेंबरशिप का मोर देन हाफ एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। ओके, तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो भाई इसमें सारे अनुच्छेद आते हैं जो 268(2) डील नहीं करता है। तो हमें यह जानने की बजाय 268(2) देखना होगा। इसमें भी वही चीज है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज, यानी दोनों सदनों का में विशेष बहुमत, एंड मोर देन हाफ स्टेट्स से अप्रूवल, यानी मोर देन हाफ स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, विधानसभाएं होती हैं, वहां से अप्रूवल चाहिए।
ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कोई चेंज करना है आर्टिकल 54 में, तो ये इस तरीके से किया जाएगा। आर्टिकल 55 में ये तरीका अपनाया जाएगा। आर्टिकल 73 यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जा रहा है, तब ये तरीका अपनाया जाएगा। आर्टिकल 162 यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तब ये तरीका अपनाया जाएगा। संघ शासित क्षेत्रों की न्यायपालिका आर्टिकल 241 आर्टिकल 241 संघ शासित क्षेत्रों के लिए न्यायपालिका, जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी जुडिशरी से संबंधित कोई चेंज हो तब ये तरीका अपनाया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 279 ये जीएसटी काउंसिल है, इसमें कोई चेंज करना हो, काउंसिल में कोई चेंज करना हो तब ये तरीका अपनाया जाएगा। भाग 5 के अध्याय 4 यानी संघीय न्यायालय, जो हमारा फेडरल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कोई चेंज करना हो तो ये तरीका अपनाया जाएगा। भाग 6 के अध्याय 5 राज्यों में उच्च न्यायालय, जो हमारे स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं, उनमें कोई चेंज करना हो तब ये तरीका अपनाया जाएगा। भाग 11 के अध्याय 1 ओके में कोई चेंज करना हो यानी केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध, तब ये तरीका अपनाया जाएगा। 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची, जिसमें कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें कोई चेंज करना हो, सब्जेक्ट को इधर उधर करना हो तो ये तरीका अपनाया जाएगा। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में यानी राज्यसभा में और लोकसभा में, तो खैर लोकसभा में राज्यों का क्या प्रतिनिधित्व होगा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है, लेकिन राज्यसभा में सीट्स का अलॉटमेंट स्टेट वाइज किया गया है शेड्यूल 4 में। तो अगर वहां कोई चेंज करना है, शेड्यूल राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव करना है तो ये तरीका अपनाया जाएगा। और इस अनुच्छेद के उपबंध में यानी आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में यानी इस आर्टिकल में ही कोई चेंज करना हो तब ये तरीका अपनाना पड़ेगा। बाकी ओके इन आर्टिकल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन 12 सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मामलों में आर्टिकल 368(1) ही अप्लाई होगा। यानी स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा से, स्पेशल मेजॉरिटी राज्यसभा से, इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर अपने सिग्नेचर करेगा यानी राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देगा, तुरंत संशोधन हो जाएगा। आर्टिकल 368(3) क्या कहता है? तो सबसे पहली बात तो इसे 24th अमेंडमेंट द्वारा 1971 में 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, श्रीमती इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस पर लागू नहीं होती है। तो आर्टिकल 13 में यह कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स में किसी भी कानून से बदलाव नहीं हो सकता है, किसी भी कानून के जरिए फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। ओके, तो फिर दिक्कत आ रही थी फंडामेंटल राइट के पार्ट में कोई चेंज ना कर पाए अगर संसद, तो श्रीमती इंदिरा गांधी को ऐसा लग रहा था कि फिर तो संसद और संसद के ऊपर सरकार कमजोर है। तो उन्होंने इसमें लिख दी कि भाई आर्टिकल 13 की कोई बात आर्टिकल 368 यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसीजर पर लागू नहीं होती है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत की संसद को अनन्य शक्तियां हैं भारतीय संविधान के, यानी एक्सक्लूसिव पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एनी पार्ट में, किसी भी भाग में, इंक्लूडिंग प्रियम्बल एंड इंक्लूडिंग पार्ट 3 यानी मौलिक अधिकारों के भाग में भी संशोधन करने का अधिकार है। आर्टिकल 368(4) ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें इसका क्या कहा गया कि संविधान का कोई संशोधन किसी भी न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट कर देती है तो दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन सुप्रीम कोर्ट, यानी उसे सर्वोच्च न्यायालय में उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, यानी उसके खिलाफ कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। इसको अभी रहने दीजिए ऐसे ही, और आर्टिकल 368(5) देख लेते हैं। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि संविधान के उपबंधों का परिवर्तन या निरसन
के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की विधायी शक्तियां किसी भी प्रकार के निर्बंधन के अधीन नहीं होंगे। इसका मतलब सिंपल सा, इस जटिल सी भाषा का मतलब ये है कि 368(5) क्या कह रहा है, क्लॉज 5 क्या कह रहा है कि संविधान में किसी भी तरह का चेंज करने, किसी भी तरह का चेंज मतलब कुछ जोड़ने, कुछ घटाने या किसी भी आर्टिकल को खत्म करने, किसी भाग को खत्म करने की जो पार्लियामेंट की पावर होगी वो अनलिमिटेड होगी, अनन्य होगी, उस पर किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं हो सकता है। ये बात भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू श्रीमती इंदिरा गांधी कहलवा रही हैं। ओके, कि सरकार जिसका कि संसद में बहुमत है, विशेष बहुमत है, वो कुछ भी कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा भी चेंज कर सकता है। फिर क्या हुआ भाई, मैंने क्यों कहा 368(4) और 368(5) आपको थोड़ा सा रुकना होगा, क्योंकि इसे रोक दिया गया, इन दोनों आर्टिकल्स के का इफेक्ट खत्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के केस में। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1980 में एक केस आया, 1980 में एक ये मामला आया और इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 368(4) और 368(5) ये दोनों अवैधानिक हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इलीगल हैं। क्यों? क्योंकि ये संविधान का जो मूल ढांचा होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर अभी हम देखें तो आर्टिकल 368(1), 2 और 3 यही प्रभावी है। 4, 5 पर आप विचार मत करना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके प्रभाव को नल कर दिया गया है, शून्य कर दिया गया है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाने में हमारी मदद करें। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्यों के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।